हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। हम चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस की बात कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने एक्सक्रीशन की शुरुआत की थी और फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से प्लांट्स में होता है उसके बारे में हमने समझा था और एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और साथ ही साथ कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूड किए थे। तो चलिए बच्चों, फिर बायोलॉजी का डीजे बजाते हैं वीजे के साथ और करते हैं बायोलॉजी को आसान। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एंड दैट इज नेफ्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग यू मस्ट कंसीडर न्यूरॉन नेफ्रॉन। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और इसकी जगह न्यूरॉन लिख देते हैं, नेफ्रॉन की जगह न्यूरॉन, न्यूरॉन की जगह नेफ्रॉन। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये नेफ्रॉन है और इसका दूसरा नाम है यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। सो इधर you write nephron or uriniferous tubule. So that is the structural and functional unit of kidney. अब यहाँ पर एक बच्चों एक बात और बड़े ध्यान से समझने की है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वी हैव टू किडनीज, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। दोनों ही किडनी में 10-10 लाख न्यूरॉन्स होती हैं। That means 1 million in each kidney. So this structural and functional unit of nephron, how it looks like, ये किस तरीके से दिखाई देती है। Let's start. देखिए, इसको समझते हैं। अब मैं डायग्राम इसका ड्रॉ कर रहा हूं, बड़े ध्यान से आप इसको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। That's a very important diagram for board exam. A nephron looks like as you see on the board. इस तरीके से एक नेफ्रॉन दिखाई देती है। अब इसमें आप अलग अलग हिस्से देख रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हीं हिस्सों की बात करते हैं। किडनी इज बीन शेप्ड। इधर मैं किडनी भी बनाता हूं, दैट्स अ बीन शेप्ड किडनी। अब इस बीन शेप्ड किडनी में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो आप देख रहे हैं, दैट इज नॉच। ये नॉच है, ये एक डिप्रेशन है, एक गड्ढा है जिसको हम कहते हैं हिलम। और इसी हिलम से एंटर करते हैं आर्टरी, वेन्स और नर्व्स। तो सभी कुछ यहीं से एंटर होता है। सो दिस इज, सपोज कीजिए, दैट्स अ रीनल आर्टरी। दिस इज द ब्रांच ऑफ एओर्टा that carries blood from heart to kidney. Second, we have this renal vein that has the opposite function, carries blood from kidney to heart. And third one,
is the ureter, that is ureter, and that carry urine from kidney to urinary gland। तो इस तरीके से ये एक पर्टिकुलर जो उभार देख रहे हैं, जो गड्ढा देख रहे हैं, इसे जिसे हम नॉच कहते हैं, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको हिलम कहा जाता है। इसी हिलम के थ्रू ये तीनों ट्यूब्स एंटर करती हैं, या आप कह दीजिए कि बाहर आती एज यू से। तो इसी तरीके से दोनों किडनी के साथ ये अरेंजमेंट होता है। अब जैसे ही ये रीनल आर्टरी किडनी में एंटर करती है, ये 10 लाख ब्रांचेस में बट जाती है, और उस एक ब्रांच को हम नाम देते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। और ये एफरेंट आर्ट्रियोल, ये इस तरीके से मैंने आपको दिखाया है। सो दैट इज एफरेंट आर्ट्रियोल। ये एफरेंट आर्ट्रियोल एक नेफ्रॉन में एंटर हो गए, और ये आप जो फिर देख रहे हैं, ये फाइन कैपिलरीज में डिवाइड हो गई, और ये फाइन कैपिलरीज ने एक गुच्छा बना लिया। सो दैट इज tuft of capillaries, and this tuft of capillaries is named as glomerulus. This tuft of capillaries is named as glomerulus. Then this glomerulus again comes out to form a part of tube, and that is the आउट ट्यूब। ये बाहर निकल रही है, नेफ्रॉन से बाहर आ रही है, दैट इज एफरेंट आर्ट्रियोल। तो यहां पर आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। ई, ई माने एग्जिट, और ए एफरेंट, यहां पर एंटर। तो ए जो एंटर करने वाली ट्यूब है नेफ्रॉन में, दैट इज एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो बाहर निकलने वाली ट्यूब है वो है एफरेंट आर्ट्रियोल। और यहाँ पर एक और चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है, एंड दैट इज एफरेंट आर्ट्रियोल हैविंग लेसर डायामीटर, एंड दैट हैज द मोर डायामीटर। ये इस तरीके से समझिए कि हमने एक टैप में, एक नल में पाइप का इनलेट लगाया, और उसका डायमीटर, उसकी गोलाई ज्यादा है, और जहां से वो पानी बाहर निकल रहा है पाइप से, वहां से आउटलेट से उसकी गोलाई, उसका डायमीटर कम है। तो बच्चों क्या महसूस करेंगे आप? आपके दिमाग में एक ही चीज आ रही है कि प्रेशर ज्यादा होगा। जब हम किसी भी मोटरसाइकिल, किसी व्हीकल को, किसी भी गाड़ी को धुलवाने ले जाते हैं डक पर, तो वहां क्या होता है? पाइप जो नल में लगा हुआ होता है वहां, और फिर बाहर जिस आउटलेट से पानी बाहर आता है वो प्रेशर के साथ आता है। मैं मानता हूं कि वहां पर प्रेशर वाली मशीन भी लगी हुई होती है, लेकिन फिर भी नॉर्मली भी आप इस काम को करेंगे तब भी आउटलेट से प्रेशर ज्यादा बाहर निकलेगा, और तेज प्रेशर से वो लिक्विड पानी बाहर आएगा। तो यहाँ पर सेम उसी तरीके से है, एफरेंट आर्ट्रियोल से ज्यादा मोटे पाइप से, ज्यादा डायमीटर वाले पाइप से ब्लड अंदर आ रहा है, कैपिलरीज ग्लोमेरुलस से होता हुआ फिर ये एफरेंट आर्ट्रियोल में पहुंच रहा है। और यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है एफरेंट आर्ट्रियोल में? क्योंकि जैसे जैसे ये एफरेंट से अंदर आता है, डायमीटर छोटा होता चला जाता है, और छोटा डायमीटर होने की वजह से प्रेशर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि ब्लड के लिए स्पेस कम होता चला जाता है। और यही वजह है कि जो ये ग्लोमेरुलस है, इसके अंदर आप एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा मीन्स एनॉर्मस प्रेशर,
और उस एनॉर्मस प्रेशर का कारण अभी मैंने आपको बताया, रीजन बताया, दैट इज द डिफरेंस of diameter of afferent arteriole and efferent arteriole that maintain this pressure, and due to this pressure blood will be filtered through glomerulus, and that process is named as ultrafiltration. Then you see this part and that is, ये आप कटोरे जैसी स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, that is Bowman's capsule. This is Bowman's capsule. This Bowman's capsule is the covering of glomerulus. ये glomerulus के चारों तरफ होता है, and this receive the glomerular filtrate. So that receive glomerular filtrate. इसीलिए इस पूरे के पूरे नेफ्रॉन को आपकी बुक में फिल्ट्रेशन यूनिट भी लिखा है, फिल्ट्रेशन यूनिट एनसीईआरटी में। और ये जो बोमेंस कैप्सूल है, इसको लिखा है आपका कप लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर। और उसके बाद आप ये जितने भी पार्ट्स देख रहे हैं, ऑल दीज पार्ट्स, ये सारे पार्ट्स जितने भी आप देख रहे हैं, दीज आर नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। दीज आर नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। और इन पार्ट्स के अंदर डिफरेंट तरीके से जो भी रिसीव हुआ है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, उसमें केवल नाइट्रोजनस सब्सटेंस ही हमारे काम का नहीं है, जिसे हमें एलिमिनेट करना है। अदरवाइज बाकी सारी चीजें हमारे काम की होती हैं, जिसे हमें रीएब्जॉर्ब करना पड़ता है, क्योंकि हम कोई भी यूजफुल चीज अपने शरीर से ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते। सो दैट इज द, अब इसको मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से। देखिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट that contains water, that has amino acids, that has minerals, that has ions, that has glucose, and that also has यूरिया। तो जो हमारे लिए बाहर निकालना है वो केवल हार्मफुल ये है, इससे हमें छुटकारा पाना है। लेकिन ये जितने भी हैं, ऑल दीज आर यूजफुल, और ये यूजफुल हैं तो इसलिए इनका री एब्जॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है। और ये सेकंड स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, जिसे हम क्या कहते हैं, री एब्जॉर्प्शन। और ये री एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, दैट इज डन इन नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स जितनी भी हैं, आपका वोमेन्स कैप्सूल, उसके अंदर हो गया ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से छनकर आ गया ब्लड, जो छनकर आया उसको हमने कहा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या है, वाटर है, अमीनो एसिड्स हैं, मिनरल्स हैं, आयंस हैं, ग्लूकोज है, यूरिया है। केवल यूरिया से हमें गुड बाय कहना है, वो हमारे शरीर के लिए बेहतर चीज नहीं है। बाकी सबको हम गुड बाय नहीं कह सकते, बिकॉज दीज आर द यूजफुल सब्सटेंसेस, इसलिए इनका रीअब्जॉर्प्शन होना जरूरी है, एंड दैट इज द सेकंड स्टेप। और ये सारा रीअब्जॉर्प्शन जो बचे हुए नेफ्रॉन के पार्ट्स होते हैं उनसे होता है। तो ये इस तरीके से हमने अभी तक यूरिन फॉर्मेशन के नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स के साथ और नेफ्रॉन्स के साथ दो हिस्सों में हमने पढ़ा।
हमने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को पढ़ा और उसके साथ हमने उसको रिलेट किया यूरिन फॉर्मेशन के साथ। अब इसको मैं आपको कंपैरेटिवली समझाता हूं। देखिए जी, हम यहाँ पर नेफ्रॉन को दो तरीके से कंपेयर करते हैं, एक तो स्ट्रक्चर और दूसरा इन स्ट्रक्चर्स का फंक्शन। सबसे पहले स्ट्रक्चर आती है आपकी, इफ वी कनेक्ट दैट, कि सबसे पहला है नेफ्रॉन में जो दैट इज टफ ऑफ कैपिलरी, सॉरी, दैट इज नेफ्रॉन, दोबारा से लिख देता हूं मैं, नेफ्रॉन, एंड दैट इज स्ट्रक्चर एंड दिस इज द फंक्शन। और सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रक्चर में ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस एक्चुअली है क्या? ग्लोमेरुलस इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज कहाँ से बनी है? फॉर्म्ड फ्रॉम फाइन ब्रांचेस ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल्स की ही फाइन ट्यूब्स कहिए, फाइन ट्यूब्स हैं ये। फाइन ट्यूब्स बन गई है एफरेंट आर्ट्रियोल की, जिसको हम कह रहे हैं ग्लोमेरुलस। और इस ग्लोमेरुलस का काम क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, अल्ट्रा का मतलब मैंने अभी आपको बताया, अल्ट्रा मीन्स एनॉर्मस प्रेशर, एंड दिस एनॉर्मस pressure is developed by difference in diameter of afferent and efferent arterioles। जो एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं, उनके डायमीटर के डिफरेंस की वजह से ये प्रेशर पैदा हुआ, और इस प्रेशर के पैदा होने की वजह से दैट कॉजेज दिस प्रेशर कॉजेज दिस फिल्ट्रेशन, और उस फिल्ट्रेशन की वजह से जो भी ब्लड है वो ग्लोमेरुलस से छन कर उस आ गया बाहर, और उसको रिसीव कर लिया किसने? ग्लोमेरुलस से। जब ये बाहर निकला, दैट इज रिसीव्ड बाय बोमेन्स कैप्सूल। अब वो बोमेन्स कैप्सूल रिसीव कर लेगा, वो अगला पार्ट आ जाता है आपका। अब फिर हम बात करते हैं नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन में नेक्स्ट स्ट्रक्चर आया आपका, स्ट्रक्चर, एंड देन वी हैव द फंक्शन। स्ट्रक्चर में अब हम बात कर रहे हैं बोमेन्स कैप्सूल। Bowman's capsule, that is a cup-like structure, and this cup-like structure, that what is the function? Function क्या है? That receive glomerular filtrate. This glomerular filtrate अभी मैंने आपको बताया था, that contains water, minerals, ions, amino acid, glucose, and also the urea. Only this is harmful, rest contents are useful, and they have to reabsorb। अब ये रीएब्जॉर्प्शन का काम अगला हिस्सा करेगा, और वो अगला हिस्सा क्या है? नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन
फिर स्ट्रक्चर की बात करें हम, सो स्ट्रक्चर क्या होगा, नेफ्रिक टिब्यूल्स। और ये नेफ्रिक टिब्यूल्स क्या फंक्शन कर रहे हैं, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल substances from glomerular filtrate. So that is the important job of these nephric tubules. अब यहाँ पर फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अभी हमने दो स्टेप्स पढ़े, किसके, यूरिन फॉर्मेशन के। तो यूरिन फॉर्मेशन के वो दो स्टेप हैं, पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स ने यानी कि ग्लोमेरुलस ने किया। उसके बाद उनसे जो छनकर लिक्विड आया उसको हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नाम दिया, और उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को रिसीव करने का काम बोमेंस कैप्सूल ने किया। अब जब बोमेंस कैप्सूल ने उसको रिसीव कर लिया तो उस रिसीव होने में यूरिया ही केवल हमारे लिए हार्मफुल है, बाकी सारे सब्सटेंसेस जितने भी अभी हमने पढ़े, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ऑल आर यूजफुल, सो दोज आर रीएब्सॉर्ब्ड बाय दिस नेफ्रिक ट्यूब्यूल, द लेटर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, और उसको हमने नाम दिया रीएब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर एक और कंट्रोल प्रोसेस आता है, और वो तीसरा स्टेप है जिसे हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ये ट्यूबुलर सिक्रीशन तीसरे हिस्सा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि बाई चांस मान लीजिए कोई चीज फिल्टर होने के बाद ब्लड के अंदर ऐड हो गई या छूट गई, हार्मफुल एक्टिविटी, या रीअब्जॉर्प्शन से रह गया, तो ये लास्ट चेकिंग होती है एक तरीके से कि रीअब्जॉर्प्शन से अगर कोई भी यूजफुल सब्सटेंस रह गया है तो वो वापस आपका जो ये नेफरेंट आर्ट्रियोल है, ईफ्रेंट सॉरी, ईफ्रेंट से वापस नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स में डाल दिया जाएगा। ठीक है जी। और अगर कोई वेस्ट है तो, और यूजफुल सब्सटेंस है तो वो नेफ्रिक ट्यूब्यूल से वापस ईफ्रेंट आर्ट्रियोल में मिक्स कर दिया जाएगा, तो जिसको हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो इस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन के आपके तीन स्टेप्स होते हैं। पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड वन इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। इन तीन पार्ट के बाद व्हाट लिक्विड is collected in collecting duct that is named as urine, उसको हम फिर यूरिन नाम देते हैं, that is named as urine. So this is how urine is formed. हमने पैरेलल स्टडी किया स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, और साथ के साथ उनके डिफरेंट पार्ट्स को ऑब्जर्व किया, और उनकी फंक्शंस को साथ के साथ कनेक्ट किया। अब एनसीईआरटी के डायग्राम के साथ इसको जोड़ते हैं। लेट्स फोकस दिस विद द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी।
तो एनसीईआरटी के साथ इसको जोड़ते हैं। देखिए, ध्यान से आप देखेंगे, सो दिस इज द डायग्राम। इस डायग्राम को आप देखें ध्यान से, सो यू विल नोटिस all the points which we have discussed. इसको ध्यान से देखिए। So that is the glomerulus which we have discussed. So this is the diagram which we have discussed. So in this, that is glomerulus. This is the Bowman's capsule. This is branch of renal artery. This branch of renal artery is nothing. ये enter होने वाली है, so that is afferent arteriole. ये 90s नहीं है, उसी को मैंने आपको नाम, एक्चुअल नाम बताया जिसको ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी कहा है। अब देखिए, ये आ गया ब्रांच ऑफ रीनल वेन। यही ब्रांच ऑफ रीनल वेन आगे बन जाती है कौन? इफरेंट आर्टरियोल। एंड दिस इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड दैट इज द कलेक्टिंग डक्ट। अब ये इन दोनों के बीच में जितना भी आप ये पूरा पोर्शन देख रहे हैं, that is nothing but the nephric tubules। और इस तरीके से हमने पैरेलली स्टडी किया दोनों चीजों को, हमने कंपैरेटिवली स्टडी किया दोनों चीजों को कि भाई स्ट्रक्चर क्या है नेफ्रॉन की, और वो अलग अलग पार्ट्स कैसे फंक्शन करते हैं, और उसको टोटल मिलाकर हाउ यूरिन इज फॉर्म, दैट इज द बेसिक आइडिया व्हाट इज द यूरिन फॉर्मेशन मैकेनिज्म। तो उसको हमने स्टडी किया और साथ के साथ हमने इसके बेसिस को भी देखा। सो लेट्स हैव द क्यूआर कोड टू सेव दिस फॉर द फ्यूचर, ताकि आप आसानी से अपने नोट्स को फॉर्म कर सकें, बना सकें। सो प्लीज डू दैट, स्कैन दैट और सेव दिस। I think this is enough time to do that. Let's move to the next. अब आगे की बात करते हैं और इसके टेक्स्ट को समझते हैं। देखिए जी, टेक्स्ट में आप देखें तो सारी बातें यही दे रखी हैं। इधर की तरफ हम सबसे पहले इसको, how is urine produced? The purpose of making urine is to filter out waste product from the blood. Just as CO2 is removed from the blood in the lungs, nitrogenous waste such as urea or uric acid are removed from blood in the kidneys. It is then no surprise that basic filtration units are kidney. तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, like in lungs, cluster of very thin walled blood capillaries। cluster का मतलब है गुच्छा, group। each capillary cluster in the kidney is associated with cup-shaped end of a coiled tube and that is named as Bowman's capsule that collects the filtrate। और ये filtrate कोई और नहीं है, जो हमने बात करी थी वही है glomerular filtrate। So filtration units called nephrons, number of large these filtration units called nephrons packed close together. Some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acid, salt and major amount of water are selectively reabsorbed। सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब का मतलब है कि इसमें दोनों काम होते हैं। कुछ चीजें पैसिव यानी कि बिना एटीपी के एब्सॉर्ब होती हैं, कोई खर्चा नहीं होता, और कुछ सब्सटेंसेस एटीपी खर्च होकर एब्सॉर्ब होते हैं, तो यहाँ सिलेक्शन होता है। अब ये फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बुक का, हम उसी को ही मार्क कर रहे हैं कि हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन रेगुलेटेड।
That's a very important question for board exam. How is the amount of urine regulated? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। बहुत बार बोर्ड में आ चुका है। कहाँ से उठाना है इसका आंसर? ये यहाँ से उठाना है हमारे को। दिस वन, द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि कितना एक्स्ट्रा वाटर हमारे शरीर में है। पहला तो डिपेंडेंसी इस बात की है यूरिन की। और दूसरा दूसरा पॉइंट है हमारा कि एंड हाउ ऑन हाउ मच डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड, और कितना वेस्ट शरीर को निकालना है। तो अमाउंट ऑफ यूरिन अमाउंट ऑफ यूरिन दो चीजों के ऊपर डिपेंड हुआ। वन इज एक्सेस वाटर एंड सेकंड इज अमाउंट ऑफ वेस्ट, कि कितना वेस्ट है हमारे शरीर में और कितना ज्यादा पानी है। इस बात के ऊपर यूरिन का अमाउंट बेस्ड होता है। और इस तरीके से ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। जब आप लिखेंगे तो 1 मार्क इसके लिए और 1 मार्क आपको इसके लिए मिलेगा एक्सप्लेनेशन के लिए, एंड यू गेट द 2 मार्क्स। और ये 2 नंबर में कई बार बोर्ड में आ चुका है, 1 नंबर में भी आ चुका है, तो उसी बेसिस पर आपको इसको एक्सप्लेन करना है। So again, I am sharing the QR code. So just scan that and store this for future. ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट 1-2 नंबर या 1 नंबर का क्वेश्चन फ्यूचर के लिए सेव हो जाएगा। आई थिंक यू हैव स्कैन। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आगे चलते हैं। देखिए जी, अब तो ये हमने एक और क्वेश्चन कर लिया। आप देखिए, द यूरिन फॉर्मिंग इन द किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर। अब ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से कहाँ पहुंच जाएगा? ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स अलग अलग नेफ्रॉन से सारा यूरिन लेकर आ रहे हैं। अब ये कहाँ पहुंच गया? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से यूरेटर में, और यूरेटर इनको कहाँ ले जाएंगे? यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर का काम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? दैट्स अ मस्कुलर बैग, और इसका मेजर काम है टू स्टोर यूरिन, स्टोर करना यूरिन को। और इसकी कैपेसिटी होती है लगभग 150 ml टू 300 ml तक का ये यूरिन स्टोर कर लेता है। अब जो भी ये यूरिन स्टोर हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूरिन इज स्टोर्ड urine is stored in urinary bladder until the pressure of expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra। ये दूसरा काम है इसका। हमें एक शरीर से रिक्वेस्ट मिलती है, उस रिक्वेस्ट को हम कहते हैं अर्ज। टू डिफिकेट, फ्रेश होने के लिए जो हमें मॉर्निंग में मिलती है रिक्वेस्ट शरीर से, या हमें यूरिन जाने के लिए शरीर से जो रिक्वेस्ट मिलती है, उसे बायोलॉजी में अर्ज बोलते हैं। URGE, अर्ज। तो ये अर्ज हमें कब मिलेगी? जब ब्लैडर पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। तो दिस ब्लैडर, उसका प्रेशर हमें महसूस होगा, एंड दैट pressure is the indication to release this urine out of the urethra. So this bladder is muscular, so it under nervous control। ये सब हमारे नर्वस कंट्रोल के, जैसे ही ब्लैडर फुल हो जाता है तो नर्वस कंट्रोल यानी कि ब्रेन हमारे इस यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होकर उस मैसेज के थ्रू हमें आभास कराता है कि हमें इस यूरिन को अब शरीर से बाहर पास करना है। एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर, एज ए रिजल्ट वी कैन कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। तो हम अपने
यूरिन पास करने की इस रिक्वेस्ट को, इस अर्ज को एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। किसी भी शरीर की इस तरीके की रिक्वेस्ट को कंट्रोल करने का मतलब कि हम नेचुरल प्रोसेस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज रॉन्ग, वी नेवर डू दैट। कभी भी हम इन नेचर कॉल्स को रोकने की कोशिश ना करें। तो हमने ये सारा किडनी के फंक्शनिंग को और जितने भी यूरिनरी सिस्टम के फंक्शनिंग है उन सभी को हमने पढ़ा समझा। मैं फिर इस क्यूआर कोड को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इसको फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर सकें, अपने नोट्स बना सकें। सो दिस इज द क्यूआर कोड। आप इसको स्कैन कर सकते हैं और फ्यूचर यूज के लिए इसको सेव कर सकते हैं। आई थिंक यू हैव स्कैन दैट। फाइनली अब आज इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। इसके अलावा जितने भी इसके और पार्ट्स थे वो भी सब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जो अभी हमने डायग्राम्स पढ़े, डिफरेंट डायग्राम मैंने ड्रॉ किए, उनके बारे में स्ट्रक्चर, पोजीशन सब आपको मैंने समझाई, उनके फंक्शन, तो वो भी आप आसानी से स्कैन कर सकते हैं। वो भी आपके पास स्टोर रहेगा फ्यूचर यूज के लिए। यू कैन जनरेट द नोट्स फ्रॉम। I think that is enough time to scan that. So that is from this video. इस वीडियो में आपने सारी नेफ्रॉन्स की फंक्शनिंग को पढ़ा और किडनीज के डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ा। अगले चैप्टर में, सॉरी, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल किडनी और साथ के साथ प्लांट्स किस तरीके से एक्सक्रीशन करते हैं। उन सारे पॉइंट्स को हम अगले पार्ट में समझेंगे और इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो गुड बाय। इस वीडियो में फिर मिलेंगे और इसी तरीके से बायोलॉजी का डीजे बजाते रहेंगे वीजे के साथ। सो गुड बाय स्टूडेंट्स।